इस वाले वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ पढ़ने वाले हैं अरिहंत प्रकाशन का। पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को लगाया था और इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चनों को। सबसे पहले प्रश्नावली 1.2 के पहले क्वेश्चनों को अध्ययन कर लेते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है कि नहीं, तो कह देंगे कि हाँ सत्य है। अब पर सत्य कहेंगे कैसे? वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आता है? प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, पूर्ण संख्याएं आती हैं, परिमेय आता है, अपरिमेय संख्याएं आती हैं। मान लीजिए कि वास्तविक संख्या में हम 5 को ले लिए, तो क्या हम 5 को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्याओं में जो भी संख्याएं आती हैं उसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। इसलिए जो पहले का पहला है, पहले का पहला कह देंगे कि ये सत्य है। अब जो दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए, वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आती हैं, प्राकृतिक भी आती हैं, पूर्णांक भी आती हैं, परिमेय भी आती हैं, अपरिमेय आती हैं। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय भी होता है, परिमेय भी होता है, प्राकृतिक भी होता है, पूर्णांक भी होता है। लेकिन ये कह रहा है कि केवल अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए कह देंगे कि ये असत्य कह रहा है, गलत कह रहा है। केवल अपरिमेय नहीं होती है बल्कि परिमेय भी होती है, प्राकृतिक भी होती है, पूर्णांक भी होती है। अब प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए मेरे भाई, प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि संख्या करड़ी में 5 का दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति है। क्या ये सत्य है कि करड़ी में जो 5 है इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या दशमलव प्रसार करने के बाद जो संख्याएं आएंगी रिपीट करेंगी कि नहीं करेंगी? तो कह देंगे कि रिपीट नहीं करेंगी। आइए करके देख लेते हैं। करड़ी में 5 का सबसे पहले हम वर्गमूल निकालेंगे। देखिए, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 में, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 यहाँ पर उतर गया, जोड़ देंगे दोनों को, 2 2 4। अंक उतरने के लिए कुछ भी नहीं है तो क्या करते हैं, दशमलव उतार देते हैं, 2 0 बढ़ा लेंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 में, 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा, 2 बार में देख लेते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक। 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1। फिर से 2 0 बढ़ा लेंगे, फिर से 2 0 बढ़ाने के बाद इस 2 को यहाँ लिखेंगे या इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया 44। फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे 16 में, 4 चौको 16, देखेंगे कि 4 बार में जाता है कि नहीं, तो 44 पहले लिख देंगे। 4 बार में पहाड़ा पढ़े हैं, 4 चौको 16, देखेंगे 4 बार में ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। 4 चौको 16 के 86 लेख, 4 चौको 16 17 के 7 हासिल लेख, 4 चौको 16 17, यानी कि ज़्यादा हो जाए तो 3 बार में देखेंगे, 4 4 3, फिर 3 से गुणा भी कर देंगे, 3 तरीका ना, 3 चौको 12 के 2 हासिल लेख, 3 चौको 12 13, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार में चला जा रहा है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1329। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 2 जाएगा 7, 5 में से 3 जाएगा 2, कट जाए। फिर 2 0 बढ़ाएंगे, इस 3 को यहाँ रखेंगे, जोड़ देंगे, 3 3 6 4 4। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 27 में, 4 6 के 24, 4 7 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 के 24, तो 4 4 6, 4 6 के 24, 6 बार में गया, 6 से गुणा कर देंगे, 6 जाके 36 के 6 हासिल 3, 6 जाके 36 37 38 39, 39 के 9 हासिल 3, 6 6 को 24, 25 26 27, 27 के 7 हासिल 2, 6 6 को 24 2 26। कितनी बार में गया है? 6 बार में गया है। तो क्वेश्चन ये नहीं बोला है कि करड़ी में 5 का वर्गमूल निकालिए। अभी तक जो हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, 10वां वर्गमूल निकालने के लिए नहीं बोला है। वो कह रहा है कि करड़ी में 5 का जब हम प्रसार करेंगे, यानी कि जब दशमलव के बाद अंकों को देखेंगे तो क्या ये अंक आपस में रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या 2 के बाद 2 ही आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, बल्कि ऐसा तो नहीं है, 2 के बाद रिपीट नहीं कर रहा, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 6 आ रहा है, फिर इसको रखने के बाद पुनः जब हम इसको लगाएंगे आगे, ऐसा मुमकिन है कि 6 के बाद कोई और अंक आ जाए। इसलिए कह देंगे कि करड़ी में 5 का दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति है। क्या यह सत्य है? कह देंगे कि नहीं, पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है, अलग अलग अंक आ रहे हैं, तो कह देंगे कि नहीं, पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए दशमलव प्रसार किस रूप का है। देखिए, अब दशमलव प्रसार दो रूप के होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। अब ये शांत दशमलव अशांत दशमलव होता क्या है, प्रश्नों से ही समझ लेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न कह रहा है कि 56/1000। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है कि 56/1000। ठीक, बोला है कि ये बताइए कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। सबसे पहले देखिए, नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और जब 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 5 6 यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे। 2 अंक हमारे पास है, 1 अंक और चाहिए, तो यहाँ लग गया दशमलव। 3 अंक के बाद दशमलव लग गया। अगर दशमलव लगने के बाद जो अंक है वो बार बार रिपीट कर रहा है, या फिर उसके ऊपर बार लगा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है, या तो बार लगा हुआ है, बार का निशान ऐसे होता है। अगर बार लगा हुआ है या फिर वो संख्याओं के बाद में डॉट 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 का निशान लगा हुआ है, तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत। लेकिन यहाँ पे न तो उसके ऊपर बार लगा हुआ है, न तो डॉट 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 का निशान आ रहा है, इसलिए ये अशांत नहीं बल्कि शांत कहलाएगा। ठीक, अब आगे देखिए 2/11। अगर इस क्वेश्चन से आपको बात समझ में नहीं आई है तो अगले प्रश्न से करके देख लेते हैं कि आपको समझ में आता है कि नहीं। 2/11 है, हमें बताना है कि 2/11 शांत है कि अशांत है। तो क्या करेंगे, 2 में 11 से भाग दे देंगे। दशमलव उतरा, जीरो उतरा, 11 एकम 11। ठीक, 11 10 में से 1 जाएगा 9, ये जीरो हो गया। 11 × 88। 10 में से 8 जाएगा 2। ठीक, फिर जीरो उतरा, फिर 11 एकम 11। 10 में से 1 जाएगा 9। अब देखिए, ये बार बार एक ही अंक आ रहा है, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी कि 1 8। फिर जब यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, फिर 11 88 करेंगे ना, यहाँ पे 88 करते, इसका मतलब दशमलव के बाद 1 8 1 8, और ये कटने का नाम नहीं लेगा। तो इस कैटेगरी में क्या करते हैं, जब नीचे नहीं कटता है तो डॉट 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 का निशान लगा लेते हैं। इसका मतलब 2/11 का अगर हमको आंसर लिखना है, इसको लिखेंगे 0.18181818 डॉट 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 डॉट, क्योंकि अभी तो ये कटा नहीं है, अभी और भी कटता और अंततः ये कटेगा भी नहीं। तो इस कैटेगरी में हमने डॉट लगा दिया। इस डॉट को लगा दीजिए, चाहे डॉट की जगह पे आप चाहें तो 0.1818 के ऊपर आप बार भी लगा सकते हैं। अब बार लगा देंगे तो आपको डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब डॉट आ गया, चाहे बार आ गया, तो हम वो शांत नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा कि अब ये अशांत है, अब ये अशांत दशमलव कहलाएगा। और जिस तरह से क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरे को किया गया है, जब 3 सही 6/7 को हम तोड़ेंगे, 7 त्रिक 21 6 27/7। 3 सही 6/7 को जब हम तोड़ेंगे, 7 त्रिक 21 6 27/7, और जब हम इसको भाग देंगे, जिस तरह से इसको भाग दिया गया है, भाग देंगे, अगर वो संख्याएं बार बार कट नहीं रही हैं तो कह देंगे कि ये अशांत है। भाग देने के बाद 4-5 अंकों के बाद अगर वो कट जाती हैं तो फिर वो शांत कहलाएंगी। वैसे 4/13 है, ये 4/13 है। अब 4/13 में 4 में जब 13 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और जब प्रक्रियाएं आगे बढ़ाएंगे और अगर कट गया तो कह देंगे कि ये शांत है, और अगर नहीं कटा तो कह देंगे कि ये अशांत है। ठीक, वैसे ही 4/13 भी हो जाएगा। 13/25, 13/25 को कैसे करेंगे, 13 में 25 से भाग देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो हो जाएगा, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे कि नीचे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट जाएगा तो हम कह देंगे कि शांत है, और अगर नहीं कटेगा तो कह देंगे कि ये अशांत है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ेंगे कि 3/7 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3/7 के जब दशमलव प्रसार करेंगे, अब कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। 3/7 का दशमलव प्रसार, अब देखिए 3/7 बोला है, 3 में 7 से भाग देंगे, दशमलव बढ़ाया, जीरो हो गया, 7 चौको 28, 10 में से 8 जाएगा 2, 20। ठीक है, 7 दूनी 14, 10 में से 4 जाएगा 6, 60, 7 8 56, 10 में से 6 जाएगा 4, 40,
7 पचे 35, 10 में से 5 जाएगा 5, 50, 7 सते 49। ठीक, 10 में से 9 जाएगा 1, 10, 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा 3, 30, 7 चौक को 28। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 3/7 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पुनरावृत्ति अंकों की संख्या का मतलब होता है कि कितनी संख्याएं हैं जो बार बार रिपीट कर रही हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि पुनः हमारा शुरुआत में 30 था, अब फिर से ये 30 आ रहा है, कट नहीं रहा है, बार बार शेष बचता जा रहा है। लेकिन जब 30 था फिर से 30 आ गया है, इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रियाएं हैं जो चली हैं वो पुनः से दोबारा रिपीट होने वाली हैं। कटना तो है नहीं, कटेगा नहीं कटेगा। फिर 10 में से 8 जाएगा, 2 बचाएंगे, फिर भाग देंगे, फिर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 था यहाँ पे, अब फिर पूरा 4 आने वाला है, यानी कि जो अंक यहाँ से यहाँ तक था अब फिर से यही अंक आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। तो वही क्वेश्चन बोला है कि 3/7 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे कितनी अंक हैं जो बार बार आने वाली हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, तो कह देंगे पुनरावृत्ति अंकों की संख्या कितनी है, 6 है। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़िए। निम्न संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब संख्याओं को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, एक बार इस पर भी नज़र दौड़ा लेते हैं हम। पहला ही प्रश्न है, बोला है कि 0.4 के ऊपर बार। इसे पढ़ते हैं 0.4 पे बार। बार क्या कहता है कि जिस संख्या पे बार लगा रहता है उस संख्या को बार बार रिपीट किया जा सकता है। अब इसको हमें P/Q के रूप में निरूपित करना है। अब कैसे करेंगे, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है उसको हम यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना यक्स बराबर 0.4 के ऊपर बार। यक्स मानने के बाद हमें पता है कि यक्स बराबर हम 0.4444 डॉट 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 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बार यही कहता है कि उस संख्या को जिसके ऊपर बार लगाया गया है उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा क्यों करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, में 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा क्यों करेंगे, बच्चे कहेंगे सर जी अब 10 की जगह पे 100 से क्यों नहीं गुणा कर दिए हैं। तो इसके लिए इसका जवाब ये है कि चूंकि बार एक अंकों पे लगाया गया है इसलिए 10 से गुणा करेंगे। आने वाले प्रश्न में अगर बार 2 अंकों के ऊपर लगा रहता है तो उसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। आइए, यक्स में दोनों पक्षों में जब 10 से गुणा करेंगे तो यक्स में 10 से गुणा करेंगे तो 10 यक्स हो जाएगा, और जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4444 डॉट 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 डॉट, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे 10.1 अंक के बाद लग जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन 4 कई बार लिख सकते हैं, तो हम चाहें तो 4 जितना ऊपर है उतना नीचे भी लिख सकते हैं। इसे हम समीकरण नंबर 2 कह लेंगे। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे समझिए 10 यक्स में से 1 यक्स जाएगा तो बचेगा 9 यक्स। अब 4.4444 में से जब 0.4444 घटाएंगे तो 4 आएगा। घटा के देख लीजिएगा, एक बार घटा देते हैं। 4.4444 डॉट 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 में से जब 0.4444 डॉट 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 घटाएंगे तो यहाँ पे जो कुछ भी है 4 में से 4 जाएगा 0.000.0, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा। ठीक, यक्स बराबर क्या हो गया, 4/9। और यक्स किसको माने थे, यक्स माने थे 0.4 के ऊपर बार को। इसका मतलब ये हुआ कि 0.4 के ऊपर बार को P/Q के रूप में हम 4/9 भी कह सकते हैं। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। अब यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 में 0.4 से मिलता जुलता क्वेश्चन क्या कौन कौन सा है। 0.4 से मिलता जुलता क्वेश्चन 0.8 है। 0.4 के क्वेश्चनों से मिलता जुलता 0.8 है। फिर देखेंगे तो केवल एक ही क्वेश्चन है जो मिलता जुलता है,
यानी कि इसको इसी जैसे आप कर लीजिएगा। अब इससे जो मिलता जुलता नहीं है उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, 0.68 के ऊपर बार है, इसको बनाना है P/Q के रूप में। आइए सीखते हैं कि इसको P/Q के रूप में कैसे बनाएंगे। यक्स मान लेंगे, 0.68 को हम यक्स मान लेंगे, ठीक है। अब यक्स बराबर 0.686868 डॉट 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 लिख सकते हैं। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अब 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब 100 से इसलिए गुणा करना पड़ेगा क्योंकि जब 2 अंकों के ऊपर बार रहता है तो 100 से गुणा करना पड़ता है। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में हमने 10 से इसलिए गुणा किया था क्योंकि उस पर बार 1 अंकों के ऊपर था। लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर जब दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 यक्स बराबर। अब जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंकों के बाद लग जाता है, ये हो जाएगा 68.6868 डॉट 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 डॉट, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे, ठीक। अब समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 घटाएंगे तो बचेगा 99 यक्स, और इसमें से जब घटाएंगे तो यहाँ पे 68 बटेगा, यक्स बराबर 68/99। यानी कि अगर हम 6.8 के ऊपर बार को P/Q के रूप में बताना चाहें तो उसको हम कह सकते हैं 68/99, और ये हमारा आंसर हो गया है। अब इस क्वेश्चन से मिलता जुलता अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन से मिलता जुलता हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे 5वां कह रहा है कि 0.12 के ऊपर बार। अब क्या जो बच्चा इसको समझ गया होगा वो इसको भी कर लेगा, और इसके साथ मिलता जुलता और कोई क्वेश्चन है? अब कोई क्वेश्चन नहीं है। एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कर ही लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को देख करके। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 1.32 के ऊपर बार। यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे बार 2 अंकों के ऊपर नहीं लगाया गया है, बल्कि केवल एक ही अंकों के ऊपर लगाया गया है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। इसको हम मान लेंगे यक्स, यक्स बराबर 1.322222 डॉट 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 डॉट, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि बार से पहले कितना अंक है। बार यहाँ पे एक अंक के ऊपर है। अब बार के ऊपर हमारे पास एक अंक है तो 10 से गुणा करेंगे। इसका मतलब कि लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 10 यक्स बराबर 10 से गुणा करेंगे तो 13.22222 डॉट 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 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब 10 से गुणा इसलिए किया गया है क्योंकि हमको बार तक पहुंचना है। अब देखिए कि अभी भी एक ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन दशमलव अभी उसके पहले है, तो हम इस दशमलव को उस एक अंक के बाद लगा देंगे जो अंक बार बार रिपीट कर रहा है। यानी कि हम दोनों पक्षों में अगर 10 से गुणा कर देते हैं पुनः, तो ये दशमलव उन अंकों के बीच में चला जाएगा जो बार बार रिपीट कर रहा है। फिर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में पुनः 10 से गुणा करने पर, 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर। जब समीकरण नंबर 2 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर, अब ये हो जाएगा 132.222 डॉट 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 डॉट, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को भूल जाइए। अब हमारा खेल चलेगा समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 3 में से हम समीकरण 2 को अब घटाने वाले हैं। समीकरण नंबर 3 से जब समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे तो 100 यक्स में से 10 यक्स घटाएंगे तो बचेगा 90 यक्स, और 132.222 में से जब 13.22 घटाएंगे तो ये जो बाकी बार बार जो 2 रिपीट कर रहा है इससे ये तो 0 हो जाएगा। अब 132 में से 13 घटा देंगे, 132 में से 13 घटाएंगे तो 12 में से 3 जाएगा 9, 2 में से 1 जाएगा 1,
और ये बचेगा 1, यानी कि 119। ठीक, अब देखिए यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान आ गया 119/90। इसका मतलब ये हुआ कि 1.32 के ऊपर बार को अगर हमें P/Q के रूप में निरूपित करना है तो उसको हम लिखेंगे 119/90, और ये हमारा फाइनल परिणाम है। अब क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर ही लेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर हम 5 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या है, 18.48 के ऊपर बार है, इसको हमें P/Q के रूप में निरूपित करना है। अब इसको P/Q के रूप में कैसे निरूपित करेंगे, देखिए इसको हम यक्स मान लेंगे। लेट अस कंसीडर दैट x = 18.48 के ऊपर बार, यानी कि x बराबर 18.484848, हम और भी बार लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या करेंगे, जितने अंकों के ऊपर बार रहता है उतने जीरो वाले अंकों से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 48 2 अंक है, इसके ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, और जब 100 से गुणा करेंगे यक्स में तो ये हो जाएगा 100 यक्स। 100 से गुणा करेंगे तो 18, फिर 48 के बाद अंक जीरो लगेगा, दशमलव लगेगा, फिर 48 डॉट 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 डॉट, समीकरण नंबर 2 हो गया। यानी कि जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1848.484848 डॉट डॉट डॉट। अब समीकरण नंबर 2 में से हम समीकरण नंबर 1 को घटा लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे जब, तो क्या बचेगा, 100x में से 1x घटाएंगे तो बचेगा 99x, और जब 1848 समथिंग 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 में से जब इसको घटाएंगे तो ये सारा अंक इस अंकों से सब्सट्रैक्ट होकर के जीरो हो जाएगा, और 1848 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 8 में से 8 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3, 8 1, यानी कि द वैल्यू ऑफ x इज 1830/99। और चूंकि यक्स को हमने माना था 18.48 और 18.48 के ऊपर बार को P/Q के रूप में निकला था, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बखूबी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6वें की तरह ही हम चाहें तो क्वेश्चन नंबर 7वें को, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है। तो जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 को समझा होगा यकीनन क्वेश्चन नंबर 7 को लगा लेगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को भी लगा लेते हैं, इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 0.123 के ऊपर बार में इसको P/Q के रूप में निरूपित कीजिए। अब इसको कैसे निरूपित करेंगे एक बार देखिए। पुनः हम क्या करेंगे, इसको यक्स मान लेंगे। यक्स = 0.123 के ऊपर बार, यानी कि हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.12333 डॉट 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 डॉट, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। हम दशमलव को देखिए, अब ध्यान से समझिए, हम दशमलव को सबसे पहले उस अंकों तक लेके जाना चाहेंगे जो बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, उससे एक अंक पहले, यानी कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है उससे पहले दशमलव हमें लगाना है। यानी कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है उससे पहले अगर लगाने के लिए हमें इस संख्या में 100 से गुणा करना पड़ेगा, ये तो लाजमी है। इसलिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में किससे गुणा कर देंगे, 100 से, 100 से, दोनों पक्षों में 100 से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और जब 100 से गुणा करेंगे 12.333 डॉट 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 डॉट, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ही नहीं रुकना है, अब यहाँ पे क्या करना है, जो रिपीट बार बार अंक कर रहा है हमें दशमलव उन लोगों के बीच में डालना है। यानी कि दशमलव यहाँ पे रहने से काम नहीं चलेगा, इसको दरअसल जाना है इस अंक के बगल में। तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले ही 100 की जगह पे 1000 से गुणा कर देंगे।
1000 से गुणा कर देंगे तो हमको समीकरण नंबर 2 नहीं मिलेगा, और समीकरण नंबर 2 को लेकर के और समीकरण नंबर 3 जो बनने वाला है उसको लेकर के ही हमारा आंसर आएगा। इसलिए ऑटोमेटिक 1000 से गुणा मत कर दीजिएगा, अब दोबारा से आप फिर से 10 से गुणा करने वाले हैं। फिर लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1000x इक्वल टू 123.3333 डॉट 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 समीकरण नंबर 3। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा लेंगे जैसे पहले घटाया करते थे। समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 घटाएंगे तो 1000x में से जब 100x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 900x। 1000 में से 100 घटा लेंगे तो 900x बचेगा। और यहाँ पे दशमलव के बाद की सभी संख्याएं बराबर हैं, यहाँ पर भी दशमलव के बाद की सभी संख्याएं बराबर हैं। इसको 2 ही 3 मत मानिए, और भी कई सारे 3 लिखा जा सकता है। तो इधर के अंक से घटे 0 हो गया। अब 123 में से 12 को घटा लेंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, ये 1 हो गया। यानी कि द वैल्यू ऑफ x इज 111/900। ठीक, और ये हमारा अंतिम रिजल्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6वां की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बार उस पर गौर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, 2/3 और 8/9 के बीच दो अपरिमेय संख्याओं को। क्वेश्चन नंबर 6वें में थोड़ा सा तर्क लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा समझदारी वाला चीज़ करना पड़ेगा। अब इससे पहले हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या ही निकालते थे। इससे पहले वाले जब इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि 2/3 और 8/9 के बीच में दो परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या पूछ रहा था। अब यहाँ पे परिमेय नहीं पूछा है, बल्कि बोला है कि अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब अपरिमेय संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पलों से ही हम बात को समझाना चाहेंगे आपको। जैसे कि 2/3 है और 8/9 है। अब इसके बीच में हमें दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। अपरिमेय, अब देखिए अपरिमेय ज्ञात कैसे करेंगे। 2/3, 2 में 3 से भाग देंगे, दशमलव बढ़ाए 0 हुआ, 3 छक्के 18, 10 में से 8 जाएगा 2, 0, 3 छक्के 18, 2, 0, 3 छक्के 18। यानी कि ये कटने वाला नहीं है, जब नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 8 में जब 9 से भाग देंगे, दशमलव बढ़ाया 0 हो गया, 9 8 72। ठीक, 8 हो गया 80, 9 8 72, 8 हो गया 80, 9 8 72। यानी कि ये भी कटने वाला नहीं है। तो जो संख्याएं नहीं कट पाएंगी उसके बगल में डॉट 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 लगा देंगे। अब यहाँ पे समझिए 0.666 डॉट 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 और 0.888 डॉट 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 के बीच में हमको दो अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। अब हमें ऐसा अंक लिखना है जो इन दोनों के बीच में पाया जाता है। आप हमें बताइए कि क्या इन दोनों के बीच में हम चाहें तो 0.777777 डॉट 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 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि एक अपरिमेय संख्या लिख दिए, एक और लिख के दिखाना पड़ेगा जो इन दोनों के बीच में पाई जाती है। अगर हम चाहें तो 0.7 के बाद 888 तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में चाहिए तो 777 लिख दिए। अब इससे कुछ बड़ा भी अंक हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे बड़ा अंक यही होगा। इससे बड़ा अंक हम चाहें 0.787878 डॉट 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 ये भी तो हो सकता है। अब सवाल ये होता है कि क्या इन दोनों के बीच में केवल दो ही अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो कहेंगे नहीं, इन दोनों के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं हम। अब कैसे? कोई भी एक अंक घुमा देंगे, 8 की जगह पे 9 लिख देंगे, वो एक अलग अपरिमेय संख्या हो गया है। 7 8 की जगह पे 7 9 7 9 7 9 कर देंगे, वो एक अलग अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन चूंकि इन दोनों के बीच में केवल दो ही अपरिमेय संख्या पूछा है, इसलिए हम दोनों को लिख देंगे। अब इसका आंसर उत्तरमाला से मैच खाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उत्तरमाला लिखने वाला शख्स इससे हट करके सोचा हो। वो इन दोनों के बीच में 7 की जगह पे 75 75 75 75 भी लिख सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है,
लेकिन कुल मिला जुला के इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। ठीक, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला किया गया है, दूसरा क्या करेंगे आप, 1/9 है और 1/7 है। 1/9 और 1/7 को इस तरह से भाग देंगे और जो भी भागफल आएगा यहाँ पर इसमें जब भाग देंगे तो आपस में उनके बीच में कोई अंक हम लिख देंगे। चूँकि ये नहीं बताया है कि 1 बताइए कि 2 बताइए, तो आप एक भी आंसर अगर लिख देते हैं इन दोनों के बीच में तो काफ़ी है। अब क्वेश्चन नंबर 6वें का जो तीसरा है, 6वें का तीसरा क्या है, करड़ी में 3 और करड़ी में 5 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। अब देखिए, करड़ी में 3 को हम क्या कहते हैं, अब देखिए √3 और √5 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याओं को लिखने के लिए कहा है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम जानेंगे कि √3 का और √5 का वैल्यू कितना होता है, और जब हम पता लगाएंगे तो हमें पता है, आपको भी पता होगा कि √3 का मान होता है 1.732। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये √3 का मान होता है 1.732 और √5 का वैल्यू होता है 2.2606, ये होता है हमारा √5 का वैल्यू होता है। ठीक, अब बोला है कि √3 और √5 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। अब हमें इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, 1.732 और इसके बीच में ये भी हो सकता है कि 1.829576 ये भी हो सकता है, बशर्ते इन दोनों के बीच में होना चाहिए। देखिए इन दोनों के बीच में कैसे मानेंगे कि यही है, 1.7 आ गया और 2.2, क्या 1.7 से 1.8 ज़्यादा है कि नहीं है, लेकिन 1.8 2.2 से छोटा भी तो है और बीच में चाहिए। दूसरा हो सकता है 1.932, जो मन करे वो लिख दीजिए, हमको पहले अंक से मतलब है, पहला ऐसा अंक लिखिएगा जो 1.7 से ज़्यादा और 2.2 से कम, हमें केवल इन दोनों अंकों से मतलब है। 1.9 भी इन दोनों के बीच में आता है। अब इसके अंदर कोई भी अंक घुमा दीजिए, 4 5 3 2 9 0 डॉट 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 डॉट। एक और बोला है तो लिख देंगे 2.1, 1.7 से ज़्यादा है, 2.2 से कम है, 39543010001 डॉट 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 डॉट। लेकिन इसका आंसर आपकी उत्तरमाला से मैच काहे कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उत्तरमाला वाला हो सकता है कि कुछ और सोच के लिखा हो, बशर्ते इतना तो होगा कि उसका भी आंसर 1.7 से ज़्यादा और 2.2 से कम ही होगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6वें का अंतिम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को कुछ ही समय में समाप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय या अपरिमेय संख्याओं को सत्यापन के साथ वर्गीकृत कीजिए। ये पूछा है कि कौन सी संख्याएं इन दोनों में परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। देखिए 0.5918 एक ये क्वेश्चन है, दूसरा क्या है 1.01000100001 डॉट डॉट डॉट। बोला है कि इसमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। देखिए परिमेय और अपरिमेय पहचानने का केवल एक ही तरीका है कि देखिए क्या इस अंक के बाद डॉट 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 लगाया गया है या क्या इस अंक के ऊपर बार लगाया गया है। यदि अंकों के बाद में डॉट 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 नहीं लगाया गया है और उसके ऊपर बार भी नहीं है तो हम कह देंगे कि ये परिमेय है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे कि अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 5918, ठीक है 5918 अपान 1 2 3 4 1 2 3 4। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 10,000 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो पुनः हमको ये मिल जाएगा। लेकिन इस संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या है, ये परिमेय है। लेकिन मेरे भाई इस पे जब गौर करेंगे तो देखेंगे लास्ट में बार बार डॉट 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 आ गया, इसलिए डॉट 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 आने की वजह से ये अपरिमेय हो गया। अब थोड़ा गहराई में समझ लेते हैं कि ये अपरिमेय कैसे हो गया है। मान लीजिए कि इसका दशमलव ख़त्म करना है, तो आप बताइए कि इसके नीचे हम कितने जीरो वाले अंकों से भाग देंगे इसका दशमलव ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए कि जितना अभी अंक दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम 9 जीरो वाले अंकों से भाग भी देते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि अभी इसके आगे कितना अंक है। हमें नहीं पता है ना कि इसके आगे कितना अंक है,
4 अंक है, 5 अंक है, 10 अंक है, 20 अंक है, 50 अंक है। तो चूँकि हम ये जान नहीं पा रहे हैं कि इसके बाद अभी कितना अंक और आएगा, इसलिए हम इसमें भाग नहीं दे पाएंगे ताकि दशमलव ख़त्म हो पाए। इसलिए ये अपरिमेय संख्या है और इसको P/Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। और ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 का अंतिम प्रश्न है। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।